47 से लेके कम्युनल वायलेंस के उदाहरण बहुत हैं। किसी में भी हमें आज तक जस्टिस नहीं मिली है। अगर कोई भी देश इस तौर तरीके पे चलेगा, अगर उसके सिस्टम इस तरह चलेंगे, तो उसका कबाड़ा होना है। और मोदी यही कर रहे हैं। उनके अंडर ये जो जस्टिस की प्रक्रिया डिरेल हो रही है, उसका कबाड़ा साफ हो रहा है। तो जो मोदी को चाहें ना चाहें, उनको सबको ये समझना जरूरी है कि ये हो रहा है। हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर कारवां के पॉलिटिकल एडिटर हरतोष सिंह बल से बात कर रहे हैं जून में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर, जो जुड़ा है 2002 में गुजरात में हुई हिंसा से। हरतोष ने इस पर सितंबर अंक में कवर स्टोरी की है। आइए जानते हैं हरतोष से कि वह फैसला क्या है और सिट पर उनके सवाल क्या हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वेलकम हरतोष। थैंक यू विष्णु। हरतोष, आपकी जो सितंबर की कवर है उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के जून के फैसले के बारे में बात की है, जो गुजरात में 2002 में हुए हिंसा के बारे में है, जिस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को आधार बनाया है। वो फैसला क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था, वो सवाल सीधा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सरकार के हाईएस्ट लेवल पे थी कि नहीं थी, जो हिंसा में रिजल्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और इस फैसले का आधार था एसआईटी की वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने, या कोर्ट ने खुद मैंडेट की थी सुप्रीम कोर्ट 2006 में। 6। और हमारी जो कवर स्टोरी है कारवां की, उसमें ये कहना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होए ना होए, इस फैसले से आपका ये कहना, जो कई ऑब्जर्वर्स ने कोशिश की है कि मोदी या मोदी सरकार 2002 को लेके निर्दोष थी, ये गलत है। और हमारा ये कहना है कि वही एसआईटी रिपोर्ट जिस पे सुप्रीम कोर्ट रिलाई करती है, उस पे इतनी एविडेंस कलेक्ट की गई है कि हम खास तौर पे ये सवाल उठा सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की जो कंडक्ट था उस टाइम पे, मोदी सरकार के अंडर जो पुलिस फोर्स था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा उनका जो दायरा था, वो सब पे कड़े प्रश्न चिन्ह उठते हैं एसआईटी रिपोर्ट की अपनी एविडेंस से। बाकी हम आगे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है कि एसआईटी की रिपोर्ट फर्म लॉजिक पे आधारित है, हमने उस पे सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट कई चीज़ें कह सकती है, पर यह कहना कि एसआईटी रिपोर्ट फर्म लॉजिक पे आधारित है, अगर हम उसे एग्जामिन करें तो इस बात से हम सहमत नहीं रह सकते कि ये जो एसआईटी रिपोर्ट है उसकी लॉजिक फर्म है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट ने जो खुद एविडेंस कलेक्ट की है, उस एविडेंस के कॉन्ट्ररी कंक्लूजन्स ड्रॉ की हैं। इसका मतलब आप एविडेंस आपका कुछ कह रहा है, आपके कंक्लूजन्स कुछ और कह रहे हैं, इसको हम फर्म लॉजिक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे तो हम एसआईटी के इंटेंशंस पे सवाल उठाते हैं कि आप ये एविडेंस को लेके आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के कंक्लूजन्स को माना है कि उसने खुद कंक्लूड किया है रिपोर्ट से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की कंक्लूजन्स को बेसिस बना के ये जजमेंट दी है। ये सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन उस तरह से नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन जो एसआईटी के कंक्लूजन्स पे रिलाई करता है, उसको बेसिस बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपने 3-4 पॉइंट्स भी उसमें उठाए हैं आपकी रिपोर्ट में, जो आपको लगता है कि इसको इग्नोर किया गया है इस फैसले में आने के लिए। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं इग्नोर किया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। हम ये कह रहे हैं कि आप एसआईटी की फाइंडिंग्स पे ही चलें, तो एसआईटी की जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है एविडेंस और कंक्लूजन में, उसमें एक बड़ी दरार है। और उसके हमने 6 जो एसआईटी रिपोर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है और कंक्लूजन्स हैं, उसमें जो दरार आती है, हम उसके बारे में बात की है। उसके मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। एक तो हो गया कि नरेंद्र मोदी के अपने स्टेटमेंट्स, तो मोदी के जो अपने स्टेटमेंट्स थे उस टाइम पे,
एक जी पे इंटरव्यू दी थी उन्होंने सुदीप सुदीप चौधरी, चौधरी। दूसरी उन्होंने उसके बाद जो इलेक्शन के पहले एक स्पीच दी थी। दोनों में जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिनाई नहीं किए गए हैं। सो एसआईटी रिपोर्ट ने जब दोनों में, हमारा ये कहना है कि आप उन्हें पढ़ें या सुने, तो दोनों आपत्तिजनक स्टेटमेंट हैं। पहला, गोधरा में जो कांड लेके हुआ है उसको क्लियरली एक रिएक्शन कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वो एक्शन रिएक्शन की थ्योरी जो 84 में राजीव गांधी ने भी सामने लाई थी। और दूसरी जहां पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं क्लियरली फैमिली प्लानिंग कैंप्स, उनके 5 उनके 25। हम सब जानते हैं कि ये इशारा किस तरफ है, पर जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो साफ ऐसा जवाब देते हैं जिसमें वो अपने आप को एकदम पाक करार देते हैं। और एसआईटी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कोई सवाल उठाए मोदी का जवाब मान लेती है। जो जी की इंटरव्यू है उसकी ओरिजिनल कॉपी जी को नोटिस जाती है, पर वो इंटरव्यू कभी सामने कलेक्ट नहीं की जाती है। जो स्पीच, जो साफ जिसकी स्टेटमेंट सामने है, उसके बारे में यही कहती है एसआईटी कि भाई मोदी जी ने ये कहा है तो ये ठीक होएगा। भाई मोदी जी ये कह देंगे रात दिन है, दिन रात है, तो एसआईटी रिपोर्ट क्या लिख देगी कि ये दिन रात है? हरतोष, जब ये दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, अगर इसको ऐसे देखें तो मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। ये पुरानी हिंसा से अलग हिंसा थी जिसके फुटेज बहुत हैं। और ये जो मोदी के स्टेटमेंट्स हैं, ये तो हम सुनते ही रहे हैं जी। तो एसआईटी तब भी उनको देख नहीं रही थी क्या? वीडियो को देख नहीं रही थी जो उपलब्ध थे? यूट्यूब में भी मिल जाते हैं उस ज़माने के इंटरव्यू। नहीं तो देखिए ना, यहाँ पे एक और बड़ा सवाल है कि एसआईटी वो स्टेटमेंट्स जिनको कोट किया जा रहा है उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, कह रही है ये कहा गया है। और फिर उसके बाद जो मोदी की सफाई है, वो बड़ी बेबुनियाद सफाई है, आप खुद पढ़ लें एसआईटी रिपोर्ट में। तो उस सफाई को फेस वैल्यू जो हम कहते हैं, जैसे उसको फेस वैल्यू पे ले लिया है। स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, जो सबके सामने कहे गए, उनको दरकिनार करके आपने एक कंक्लूजन पहुंचा ली है। तो मैंने वही कहा कि ये तो दिन को रात कहने वाली बात है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि ये रात थी बेसिकली। और ये बार बार मैं आपके ट्वीट्स भी पढ़ता हूँ, आप बार बार कहते हैं कि हमने कई बार लिखा है कि ऐसी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो अक्सर उनका जो एक तरह से लॉयल्टी होती है वो कभी भी सच के साथ नहीं होती है। ये आपके ट्वीट में मैंने कहीं। देखिए, एक हमारे पास 47 से लेके कम्युनल वायलेंस के उदाहरण बहुत हैं, किसी में भी हमें आज तक जस्टिस नहीं मिली है, और कईयों में कमीशन बिठाए गए। अब देखिए कि 84 और 2002 के दंगों में जो कमीशन बैठे हैं, दोनों में नानावती जी के कमीशन में थे। अब वो कमीशंस का एक तौर तरीका एक ही था कि वहाँ पे भी यही बात आती है कि एविडेंस आप कुछ कलेक्ट करते हैं, आपकी कंक्लूजन कुछ और होती है। भाई कांग्रेस के लीडर्स 84 में दंगे लीड कर रहे थे, पर कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है ऑर्गेनाइजेशनली। 2002 में कई बारी वीएचपी और बजरंग दल के लीडर की बात आती है, पर भाई पार्टी का इससे लेने देने नहीं है। भाई हर एक आदमी जानता है कि बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, ये एक ही चट्टे बट्टे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। एक लोग इधर से उधर जाते हैं। आपका कहना कि इनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है और इसमें कोई साजिश नहीं थी, ये बहुत अजीब बात है। पर ये तो कमीशन तक सीमित थी। इस बार हम कह रहे हैं कि एसआईटी जो एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी थी, कोर्ट के दायरे के अंडर थी, उसने भी वही प्रक्रिया अडॉप्ट कर लिया है जो कमीशंस अडॉप्ट करते थे। तो ये तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हम, कि इसका मतलब तो हम किसी भी तरह जस्टिस सोच ही नहीं सकते कि इस देश में कम्युनल वायलेंस के लिए मिलेगी, टारगेटेड कम्युनल वायलेंस के लिए। सरकार की जो नाकामियां हैं, जो गलतियां हैं, या सोच समझी जो साजिश है या नहीं, वो तो तभी पता चलेगी जब इन्वेस्टिगेशन सही होगी। पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं सही हो रही। हमने बात की है मोदी के स्टेटमेंट की, आप आगे बात ले लें, वहां पे जो स्टेट इंटेलिजेंस के हेड थे दंगों के बाद 2002 से 2004 तक, श्री कुमार, उनके एफिडेविट्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने खास ये बात उठाई है कि पुलिस की जो एटीट्यूड था डिस्क्रिमिनेटरी था, उनकी टारगेटिंग मुस्लिम की तरफ खास तौर पे थी। उन्होंने एविडेंस साइट की है, क्या कहते हैं कि पुलिस फायरिंग में जो लोग मरे वो ज़्यादा मुस्लिम्स थे, हिंदू से ज़्यादा थे। अब आंकड़ों में भी हम जा सकते हैं और मैं आंकड़े पढ़ के भी आपको सुना सकता हूं, पर मोटे तौर पे बात क्या है? बात ये है कि अहमदाबाद के कमिश्नर को पूछा गया कि भाई ये क्यों है?
वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, पुलिस तो हिंदू और मुस्लिम में देख के थोड़ी पता कर सकती है कौन सा हिंदू मुस्लिम है, तो हम कैसे एक को ज़्यादा मार सकते हैं। अगर ये बात सही है कि पुलिस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, दूसरी बात ये भी सही है उनके अपने आंकड़ों से कि जो क्लैशेस हो रही हैं सड़कों पे, उन पे मुस्लिम कैजुअल्टीज़ हिंदू कैजुअल्टी से 4 या 5 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो भीड़ है उस भीड़ में हिंदुओं का संख्या मुस्लिम की संख्याओं से 4 या 5 गुना ज़्यादा है। तो पुलिस के सामने भीड़ है, भीड़ में 5 गुने ज़्यादा हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पर पुलिस फायरिंग ऐसे कर रही है जिसमें मुस्लिम ज़्यादा मर रहे हैं, हिंदू कम मर रहे हैं। तो ये बिना देखे ऐसी फायरिंग हो सकती है? हमारा ये कहना है कि ये स्टैटिस्टिकल तौर पे, गणित के तौर पे, रैशनल तौर पे, लॉजिक के तौर पे ये हो ही नहीं सकता है। ये आंकड़े सजेस्ट करते हैं कि जो हुआ है इसमें पुलिस ने चुन चुन के टारगेटिंग की है। आप इसको एग्जामिन करिए, नहीं तो समझाइए हमें कि आपके सामने अगर 500 हिंदू हैं और 100 मुस्लिम हैं और आप बिना देखे गोलियां चला रहे हैं, तो मुस्लिम कैसे ज़्यादा मर रहे हैं? ये सिट जब सवाल पांडे से पूछती है तो पांडे एक दिन का आंकड़ा निकालते हैं जिसमें शायद कुछ मुस्लिम उस दिन ज़्यादा मरे थे। जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न है 2 महीने में जो हुआ है उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए सिर्फ एक दिन का आंकड़ा देते हैं, बाकी 59 दिन का आंकड़ा आप भूल जाते हैं। और सिट मुड़ के ये भी नहीं पूछती है भाई कि ये आंकड़े तो 2 महीने के हैं, आप एक दिन के कहने से, और सिट उन्हें सफाई दे देती है, पुलिस को सफाई दे देती है, मोदी सरकार को सफाई दे देती है वो एक दिन के स्टेटमेंट से। इस चीज को आगे भी इसका सबूत क्या आता है? राहुल शर्मा जिनकी ट्रांसफर होती है, जो एसपी भावनगर थे, जिन्होंने काम अच्छा किया था, उनके अंडर दंगे नहीं हुए थे उस डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था। ये वो अकेले ऐसे अफसर नहीं है, कई अच्छे अफसर जिनके अंडर दंगे नहीं हुए थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। आपने इस स्टोरी में कई ऑफिसर्स की बात की है जिन्होंने अच्छा काम किया था उस दौरान, लेकिन उनको टारगेटेड ट्रांसफर किया गया है। और मैं उस पर लौटना चाहता हूं, पर मैंने राहुल शर्मा की जिक्र क्यों की कि राहुल शर्मा ने सिट को स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या था कि उनको होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर जडाफिया, मोदी का होम मिनिस्टर, मोदी सरकार का होम मिनिस्टर का फोन आता है, पूछते हैं कि भाई रेशियो क्या था पुलिस फायरिंग में, आप रेशियो क्या था, हिंदू कितने मरे, मुस्लिम क्या मरे? तो जब उन्हें राहुल शर्मा रेशियो बताते हैं तो जदाफी उनको कहते हैं कि ये रेशियो ठीक नहीं है। मतलब क्लियर है कि होम मिनिस्टर चाहता है कि पुलिस फायरिंग में मुस्लिम ज़्यादा मरे। होम मिनिस्टर रेशियो चाहता है, वही रेशियो पुलिस प्रोवाइड करती है, और फिर बाद में सिट ये कहती है कि ये तो रेशियो की बात करनी ही गलत है। और सिट ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें, उनका एविडेंस उनके सामने है, पर इस एविडेंस के अगेंस्ट जो एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, उसके बारे कहीं पे कोई बात नहीं है। और ये सिट में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो ये सब बातें जानते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इस तरह की कंक्लूजन, इस तरह के एविडेंस में अपने आप साबित करता है कि सिट के कंक्लूजन्स लॉजिकल नहीं है। उससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप पढ़ के खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, सच्चाई को कैसे दबाया जा रहा है और जस्टिस को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट के सामने भी तो वकीलों ने ये बात रखी होगी जिन्होंने पिटीशन। देखिए, कोर्ट के सवाल कोर्ट इसका जवाब दे सकती है, लॉ का काम सुप्रीम कोर्ट तक है, पर लॉजिक का जहां पे सवाल है उसको एग्जामिन करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट लॉजिक पे हमें दलील नहीं दे सकती है, लॉ पे दलील जरूर दे सकती है। लॉजिकली हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिट ने कहा है वो लॉजिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहने से इलॉजिकल चीज लॉजिकल नहीं बन सकती है। लॉ जो भी होए, लॉ की इंटरप्रिटेशन जो भी होए, पर सुप्रीम कोर्ट के पास लॉजिक की इंटरप्रिटेशन नहीं है। वापस आएंगे यहाँ पर, लेकिन आपकी स्टोरी में बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जो लगभग आप भुला दी भी गई हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि जो ईमानदार ऑफिसर्स थे उनके तबादले किए जी, तो इन तबादलों पर कभी सवाल नहीं उठा कि क्यों हो रहे थे ऐसे? कई बार सवाल उठे हैं, इस पे लिखा गया है, बोला गया है क्या। तो सिट का प्रोसीजर अब मैं फिर समझा देता हूं। हमने राहुल शर्मा की जिक्र किया, 3-4 और ऐसे ऑफिसर्स हैं, उनका हमने रिपोर्ट में सबसे ये पूछा गया
सब ने घटनाएं डिस्क्राइब की कि उनके अंडर जो हुआ, चाहे उन्होंने फायरिंग रोकी, चाहे किसी केस में उन्होंने किसी बजरंग दल के या संघ परिवार के किसी मेंबर के अगेंस्ट एक्शन लिया, या उन्होंने बायस नहीं दिखाया, या उन्होंने फायरिंग में रेशियो ठीक नहीं रखी, उन सब की तुरंत ट्रांसफरें हुई हैं। तो सिट उनसे पूछती है कि भाई गवर्नमेंट के पास हक था आपको ट्रांसफर करने का, तो कहते हैं हाँ हक था, ये तो गवर्नमेंट के पास। अब ये सेट को किसी अफसर से पूछने की जरूरत है? मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सेट को भी मालूम है, गवर्नमेंट के पास हक है। तो वो कहते हैं आपको क्यों लगता है क्यों किया? भाई वो सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वहां पे कुछ कह दें क्यों किया है तो आप उन्हें डिसमिस कर देंगे। और ये मखौल की बात नहीं है, मैं इसी में उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पे एससी वर्मा जो है, जिनका जिक्र सिट ने भी किया है, हमने भी किया है, डीआईजी थे, उन्होंने एक एमएलए के अगेंस्ट एक्शन 2 मुस्लिमों के डेथ के अगेंस्ट जब किया, उनको ट्रांसफर किया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट का वो है। उनको बाद में हाई कोर्ट इंक्वायरी जो इशरत जहां केस थी उसमें बिठाया गया। उस इंक्वायरी ने दोषी पाए गुजरात के अहम हाई पुलिस ऑफिसर्स। उसमें राजनीतिक तौर पे जो कुछ हो रहा था उसका भी जिक्र किया और उनसे पूछा गया जब, तो उन्होंने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया कि इशरत जहां का जो मर्डर केस था वो प्री मीडिएटेड मर्डर था, जो इनकाउंटर था। ये सच्चाई है, वो सिर्फ सिट की कंक्लूजन है। उनके अगेंस्ट एक्शन किया, हाल में ही जाके कुछ दिन पहले 10 उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। उनके रिटायरमेंट के 10 दिन पहले सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। ये कहने के लिए जो रिपोर्ट की कंक्लूजन है वो मीडिया को कहने के लिए। तो आप देखें, एक तरफ ये जो एसआईटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, उसके जो ऑथर हैं उसके जो हेड हैं आर.के. राव, और हम कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट की दलीलें लॉजिकल नहीं है। वो रिपोर्ट के ऑथर हाई कमिश्नर बन गए, मोदी सरकार ने ही उन्हें हाई कमिश्नर बनाया। और जिस आदमी ने सरकारों के दबाव के खिलाफ खड़े होके इंक्वायरी की है, इशरत जहां केस में सच्चाई सामने लाई है, उसको आप सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। ये तो सपोज्ड जस्टिस की कड़ी है, ये हमारी देश की सच्चाई है। इसमें अब कोई भी बात करे कि भाई मैं मोदी का सपोर्टर हूं, मैं मोदी का, अगर कोई भी देश इस तौर तरीके पे चलेगा, अगर उसके सिस्टम इस तरह चलेंगे तो उसका कबाड़ा होना है। और मोदी यही कर रहे हैं। उनके अंडर ये जो जस्टिस की प्रक्रिया डिरेल हो रही है, उसका कबाड़ा साफ हो रहा है। तो जो मोदी को चाहे ना चाहें, उनको सबको ये समझना जरूरी है कि ये हो रहा है कि जस्टिस अगर दूसरे लोगों के लिए डिनाई होता तो आपके लिए भी होएगा। देश इस तौर पे चल नहीं सकता है। देश को चलाने के लिए सिस्टम्स, जस्टिस, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को ऑपरेट करने की। ये नहीं हो सकता है कि हम मोदी के साथ हैं तो हमारे लिए एक और सिस्टम है, मोदी के खिलाफ है तो एक और सिस्टम है, कि मोदी को ये सूट करता है तो हमारी हशर कुछ और होएगी, मोदी को सूट नहीं करता है तो हमारी हशर कुछ और होएगी। कि हम पत्रकार ऐसे हैं जो मोदी के समर्थन में रोज झूठ बोलते हैं तो हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होएगा, पर अगर हम मोदी की सच्चाई बोल दें तो हमें डर के फिरना पड़ेगा कि सरकार हमारे अगेंस्ट एक्शन। ये आज की सच्चाई है इस देश की। मतलब ऐसा लगता है आपकी बातों से जैसे कि कोई मोदी हैं जिनको संविधान से भी ऊपर देखा जा रहा है या दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, दिखाने की जो कोशिश हो रही है और जो सामने हमारे प्रक्रिया आ रही है कि हमारे सामने एक जस्टिस या लॉ का एक फसाड सा खड़ा हो गया है, सच्चाई कुछ और है और लोग इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जो दायरे हैं वो कोलैप्स इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ये समझ नहीं है कि डेमोक्रेसी के चलने के लिए इंस्टीट्यूशन, इम्पार्शियलिटी, डिसेंट, सवाल जवाब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और वो ये बात सुन के कि भाई हम मोदी पे सवाल उठा रहे हैं, सवाल हम पे उठाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि इस तरह आज नहीं कल तो ये दिक्कतें उन पे भी आएंगी। अब वापस आपकी स्टोरी में आए, आपने सेट की रिपोर्ट में है कि जिन लोगों के पर एफआईआर हुई थी उनके जो वकील थे वो भी बजरंग दल या फिर आरएसएस से जुड़े लोगों को जो केसेस
पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से हैंडल करने थे अक्यूज के अगेंस्ट, वो उन्हीं संस्थाओं से थे कई बार उनकी एफिलिएशंस जो अक्यूज की थी। मतलब अगर मैं दोषी हूँ या किसी अपराधी आरोपी हूँ किसी मामले का, और स्टेट को मेरे खिलाफ जो खड़ा करना है, वो prosecution मेरे करनी ही है। समर्थक या मेरी ही विचारधारा के आदमी को आपने वकील बना लिया। तो ये सच्चाई सिट भी मानती है। फिर सिट कहती है कि हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें हमें दिखाया गया है कि जस्टिस नहीं हुई है। पर आप अगर ढूंढेंगे नहीं, आप ये मानते हैं कि स्टेट की इंटेंशन थी कि किसी एक विचारधारा के लोगों को ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा या उनको प्रीपॉन्डरेंटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा, तो इसका मतलब तो आप ये मानते हैं कि स्टेट की नज़रिया पे शक उठाना सच है। भाई अगर स्टेट जस्टिस चाहती है तो एक विचारधारा से क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ढूंढ रही है? अभी सवाल का जवाब नहीं है पूरे सेट रिपोर्ट में। अब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे अपॉइंटमेंट में सरकार की नज़रिए पे हम शक कर सकते हैं और सिट ने किया है, तो फिर पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र में भी वही शक लागू होना चाहिए कि भाई आप अच्छे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आज तक उन सच्चे ऑफिसर्स का आप हशर देख लीजिए, सबके करियर्स डीरेल हो गए। जो ऑफिसर्स, और मैं ये खुल के कहूँगा कि जो ऑफिसर्स जिनकी परफॉर्मेंस उस समय पे ठीक नहीं थी, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है जब वहाँ से एडवाइज़र सेंटर से अपॉइंट होके हुए हैं, केपीएस गिल को भेजा गया है, तो पहला काम जो हुआ है कि पीसी पांडे जैसे अफसर्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र हुए हैं। वो ट्रांसफ़र तब हुए हैं जब श्री कुमार और मनीराम ने खुली मीटिंग में कहा है कि जब तक ऐसे ऑफिसर्स चलते रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन नहीं हो सकती है। ये भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स थे वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आई है। उनके ट्रांसफ़र हुए हैं। जब इस ट्रांसफ़र के बारे डीजीपी से पूछा जाता है, उस मीटिंग पे डीजीपी कहते हैं कि हमने तो कह दिया था पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में पूछा जाता है ये ट्रांसफ़र क्यों हुए थे, तो कहते हैं ये तो मोदी जी ये ट्रांसफ़र चाहते थे। अगर पुलिसिंग एकदम ठीक थी तो मोदी जी ये ट्रांसफ़र क्यों चाहते थे? और ये बात कैसे साफ हो जाती है? या तो आपके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड होते कि ये ट्रांसफ़र्स हुए थे, या केपीएस गिल से आप बात कर लेते। तो एसआईटी ने केपीएस गिल से भी नहीं बात की है, जी से इंटरव्यू की फाइल भी वो नहीं मंगाई है। श्री कुमार ने 2002 से 4 तक चिट्ठियां बार बार लिखी हैं जब वो स्टेट इंटेलिजेंस के हेड थे, जिसमें उन्होंने बोला है कि मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपकी पुलिसिंग में गलतियां हैं, अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, पुलिस डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ले रही है, पुलिस संघ परिवार के संस्थाओं के कहने पे काम कर रही है। जवाब में जब सिट सवाल पूछती है डीजीपी से, कमिश्नर से, तो वो कहते हैं हमने इन पे सब पे एक्शन लिया है। एक्शन जो लिया है उसकी सच्चाई हमें पता चल जाती है, हम वो देख लेते हैं, वो जो लेटर्स थे उन पे नोटिंग्स क्या थी, उन पे क्या एक्शन हुआ है, लेकिन वो है नहीं। वो फाइल मिसिंग है। तो जहां जहां पे दिक्कत आती है कि 2006 में केपीएस गिल जिंदा थे, आप पूछ लेते कि ये ट्रांसफर क्यों हुई थी। जी की इंटरव्यू आपके सामने थी, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रही है, आपने जी पे नोटिस भी भेजा है, क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? फाइल जो आपके सामने आती जहां पे नोटिंग्स मिल सकती थी, वो फाइल गायब है, आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। तो जहां भी सरकार को या वो पुलिस अफसर जो दोषी हैं, क्योंकि इसमें अक्यूज कौन बनते हैं अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उस टाइम का डीजीपी, उस टाइम का अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, और उन्हीं के ऊपर तो शक की नजरिया से देखना पड़ेगा। आप उन्हीं की बात को फेस वैल्यू पे लेके और कोई एविडेंस देखने को तैयार नहीं है, या और कोई एविडेंस जो है वो मिसिंग चले जाता है, तो ये सवाल नहीं उठाते कि 2 साल की इंपॉर्टेंट लेटर स्टेट इंटेलिजेंस के हेड श्री कुमार, वो लेटर्स डिसअपियर कर जाती हैं। कैसे हो सकता है? एक ऑपरेटिंग सरकार में क्रूशियल लेटर्स जो आपकी पुलिसिंग के बारे सवाल उठा रही हैं, जिन पे आप कह रहे हैं कि हमने नोट लेके अपनी पुलिसिंग को ठीक कर दिया है, वो नोट उस पे हमने एक्शन लिया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास 2 साल के लिए। अगर स्टेट इंटेलिजेंस के हेड के लेटर्स और आपके एक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है? और ये एकदम से रिकॉर्ड कहां से डिसअपियर कर जाता है? इसके बारे में सेट कोई सवाल उठाता है? एक भी सवाल नहीं उठाता है। तो बार बार हमें एक ही चीज दिखती है कि नजरिया ही ऐसा था कि हमें जो सच्चाई मुंह में सामने साफ आंखों के सामने दिख रही है, वो सच्चाई हम पहचानेंगे नहीं। मतलब हम, ऐसा लगता है कि जैसे सोच के गए थे
कि ये काम नहीं करेंगे। यही कंक्लूजन में मैं ये पहुंचना है। कहना चाहता हूं कि हम, क्योंकि 4 बातें होती हैं, मैं सिट के इंटेंशन पे नहीं जाना चाहता, मैं तो सिट के कंक्लूजन्स पे जा रहा हूं कि एविडेंस ये है, ये एविडेंस आपके सामने है, ये एविडेंस मिसिंग है, बड़ी कन्वीनियंटली मिसिंग है। ये सब देखते हुए आप 4 सवाल भी पूछने को तैयार नहीं हैं। आपके कंक्लूजन्स ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं? आप कैसे अफसर हैं कि जो चीज़ आपके सामने है उस पे सही सवाल या सही कंक्लूजन्स नहीं देख रहे हैं? एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके उसमें आती है, वो है कि जब गोधरा में बोगी जल गई और उसके बाद जो शव को आपने एक प्रोसेशन निकाला, उसके पीछे भी पूरा ऐसा दिखाया है, आपने बताया भी और सिट की रिपोर्ट में भी है कि वीएचपी उसमें अगुवाई कर रही थी, लेकिन सिट इसको मानती नहीं है कि ये पार्टी प्रायोजित। देखिए, जहाँ तक बॉडीज़ के हैंडओवर का सवाल था, बॉडी गोधरा से अहमदाबाद जो गई हैं, वो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उन्हें चिट्ठी दी है कि वीएचपी के हाथ वो बॉडीज़ पकड़ा दी हैं, वो सिट भी मानती है। हाँ, फिर वो डीएम से बाद में पूछती है, डीएम कहती है हमने परमिशन नहीं दी। आप देख लीजिए, उस दिन पे वहाँ पे मोदी खुद वहाँ पे था, बाकी भी हायर ऑफिशियल्स थे, हर एक आदमी उस स्टेट का नज़र रखा हुआ था। आपको लगता है एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपने लेवल पे चिट्ठी लेके बॉडी हैंडओवर कर लेगा विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स? अब ये बात सीधे डीएम के अगेंस्ट जाती है। डीएम ने मना कर लिया, आपने मान लिया, जो भी हुआ है, इतनी बात तो है कि रिकॉर्ड पे बॉडीज वीएचपी को हैंडओवर की है। अब सिट क्या कहती है कि बॉडीज को एस्कॉर्ट पुलिस ने किया है, तो इसका मतलब यह है कि बॉडीज वो पुलिस के हाथ में थी, हिरासत में थी। सच्चाई तो ये है, एविडेंस तो ये कह रही है कि आपने बॉडीज वीएचपी को दे दी हैं और उसके बाद आपने एक पुलिस एस्कॉर्ट वीएचपी को प्रोवाइड कर दिया है। इसको ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कंट्रोल में बॉडी रखी थी, वो कैसे हो सकता है? अगले दिन सिट की रिपोर्ट खुद कहती है कि 12 बॉडीज की प्रोसेशन 3 या 4 किलोमीटर, वो आप फैक्ट्स इसमें से देख लीजिए, पुलिस एस्कॉर्ट के व्हीकल्स पे, अलग अलग व्हीकल्स पे पुलिस एस्कॉर्ट से अस्पताल से शमशान तक जाती हैं। तो ये अपने आप में प्रोसेशन नहीं है क्या? सिट खुद इसके बारे जिक्र कर रही है। आप इसको क्या कहेंगे? ये प्रोसेशन नहीं है, ये शहर में नहीं जा रही है, ये दिन दहाड़े नहीं जा रही है, इसके बारे कोई बात ही नहीं होती है। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि ये चीज़ें रिपोर्ट में हैं, इस पे कोई सफाई क्यों नहीं है, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है, इसके बारे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? और इस बेसिस पे आप कह रहे हैं, बड़े ऑब्जर्वर्स हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, मोदी के समर्थक हैं, कि मोदी सरकार निर्दोष है। ऐसे लोग अगर निर्दोष हुए तो किसी कानूनी सज़ा इस देश में किसी चीज़ पे दी नहीं जा सकती है। और ये बात आप बार बार भी उठाते रहते हैं, जैसे आपने पीस को एंड किया है 84 और 2002 के न्याय प्रक्रिया को एक तुलना कर आप मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी बताएं कि इसमें क्या मतलब, ये तो वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ है या बैड टू वर्स्ट हुआ है, ये कैसे हुआ है, उस समय क्या हुआ था जो गलत था और अब बदतर क्या हुआ है? देखिए, इस पे हमने पहले भी बात की है कि 84 और 2002 में जोड़ सीधा है। चाहते क्या है हम लोग? पॉलिटिकल तौर पे ये एक इसको और क्या कह सकते हैं, एक नंगा नाच देखते हैं जिसमें कांग्रेस 2002 को लेके मोदी पे उंगलियां उठाती है, दो और बीजेपी वाले, संघ वाले 84 को लेके कांग्रेस पे उठाते हैं। सच्चाई क्या होनी चाहिए कि हम देशवासी डेमोक्रेसी के जो हमें 84 और 2002 को लेके कांग्रेस और मोदी दोनों पे, मोदी सरकार, भाजपा, संघ के जो कर्मचारी हैं, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स और राजीव गांधी, इन सब पे सवाल उठाना चाहिए। कल्पेबल हैं, और कल्पेबल सिर्फ इसीलिए नहीं है कि इनके अंडर ये वायलेंस हुआ, इंडिकेशंस ये हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे सिग्नल्स ऐसे थे कि इस वायलेंस को सपोर्ट किया जाए। इनके साथ जुड़ी जो पॉलिटिकल विंग्स थे, कांग्रेस के टॉप लीडर्स, संघ के जो गुजरात में थे, इन्होंने वायलेंस ऑर्केस्ट्रेट करके बढ़ाया है। और ये मेल एकदम साफ है, मैंने पहले भी कमीशंस का रिपोर्ट किया है और मैं अब सिट की बात कर रहा हूँ, एसआईटी की जो है, कि ये प्रक्रिया ऐसी बन गई है कि हम लोगों ने एक मशीनरी बना दी है जो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करती है, पर उसका एम जो है, एम ये है कि हमें जस्टिस डिनाई करना है, जस्टिस देना नहीं है। हमें जो पावर में है, जो बड़े लोग हैं, उन्हें बचा के रखना है। तभी
84 से लेके गुजरात देख लीजिए, इतने बड़े हादसे हुए हैं, इतनी देर चला हुआ है, पुलिस निकम्मी 84 में खड़ी हुई है, कई जगह पे जाके उन्होंने सिखों को डिसआर्म किया है। यहाँ पे मैंने आपको फायरिंग का उदाहरण दिया है कि चुन चुन के लगता है, आंकड़ों से तो यही लगता है कि चुन चुन के मुसलमानों पे फायरिंग की। ऐसे होने के बाद भी किसी पुलिस ऑफिसर को बड़े लेवल पे इंडाइट नहीं किया गया है। कोई जब इंक्वायरी 84 में बैठी है तो कई पुलिस वालों के नाम लिए गए, बड़े अफसर सारे बच गए हैं। गुजरात में भी यही हुआ है। गुजरात में उल्टा हुआ है, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एस सी वर्मा का, आप राहुल शर्मा का करियर देख लीजिए, और भी, कि जिन अफसर्स ने अच्छा काम किया उनके करियर बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब तो हम चाहते ही ऐसे अफसर हैं जो पुलिसिंग ठीक से ना करें, जो पुलिसिंग बायस्ड करें, जो सरकार के कहने पे कुछ भी करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वैसे लोग इस देश में कानून की व्यवस्था संभालें, और यही हो रहा है तब से लेके अब तक। हतोष, हमारा समय हो रहा है, आज हम बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर आपसे किसी विषय पर बात करेंगे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।